तो हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, यानी कि उसके बेसिक स्टेप्स क्या क्या हैं, बेसिक डेफिनेशन ऑफ द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू वो रेस्पायर करते हैं। देन हमने देखा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, ठीक है, उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग। ओके, सो मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग मतलब कि हम कैसे सांस लेते हैं। बेसिकली यही मतलब होता है कि हम सांस कैसे लेते हैं, उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग। तो इसमें दिया है कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व ब्रीदिंग इन्वॉल्व दी टू स्टेजेस। फर्स्ट वन इज द इंस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज द एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन का जैसे मैंने मतलब बताया था कि सांस अंदर लेने को हम इंस्पिरेशन बोलते हैं और सांस बाहर छोड़ने को हम एक्सपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, सो द movement of air into and out of the lung is carried out by the creating a pressure gradient between the lung and the atmosphere। अब हम इंस्पायर और एक्सपायर किस बेस पर करते हैं, तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है प्रेशर ग्रेडियंट। जो आपको ये दे रखा है प्रेशर ग्रेडियंट। अभी प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है दो अगर आपको स्पेस दे दिए जाएं, तो दोनों स्पेस में कितना प्रेशर डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, सो हमारे लंग के अंदर का प्रेशर और एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, उन दोनों का एक डिफरेंस होता है, उनमें चेंज होता है। इसकी वजह से हम इंस्पायर और एक्सपायर कर पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हमारी बॉडी के अंदर यानी कि लंग्स का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब हम एक्सपायर करते हैं। यानी कि जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो एयर कहाँ पे आएगी? बाहर की तरफ आएगी, और उस प्रोसेस को हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। ठीक है, जब अंदर का प्रेशर कम होता है और बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है, तब हम इंस्पायर करते हैं। तो वहाँ उस कंडीशन में इंस्पिरेशन में एयर अंदर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है द इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ये जो लंग के अंदर के प्रेशर को हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही जो मैंने बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां पर क्या प्रोसेस होगी? इंस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। दैट इज देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन दी लंग। जब लंग में प्रेशर कम है तो उसको हम नेगेटिव प्रेशर बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, और अगर लंग्स में प्रेशर ज्यादा है कंपैरेटिवली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब हम लंग के प्रेशर को पॉजिटिव प्रेशर बोलेंगे। ओके, दिया है यहाँ पे कि सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा इसमें। ठीक है, तब हम एक्सपायर करेंगे। ओके, सो द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ द मसल्स। अब ये डायफ्राम क्या होता है? देखिए आपको डायफ्राम जो होता है ये हमारे लंग्स को इंफीरियर सरफेस में यानी कि नीचे की साइड में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये उसके लंग के एक्सपांशन और शॉर्टनिंग, यानी कि लंग जब सिकुड़ता है और जब एक्सपांड करते हैं तो दोनों की प्रोसेस में ये रोल प्ले करता है। ठीक है, वेरी क्रूशियल रोल प्ले करता है इसमें। एंड स्पेशलाइज सेट ऑफ द मसल्स, उन मसल्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल, कॉस्टल मतलब होता है रिब, और इंटर मतलब दो रिब्स के बीच की जो मसल है उसको, जो दो रिब्स के बीच में जो मसल है उसको बोलेंगे हम इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, जो कि कहाँ मिलती है? बिटवीन द रिब्स, हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट को प्रोड्यूस करने में, जनरेट करने में हेल्प करते हैं। कौन कौन हेल्प करता है? डायफ्राम है और एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, नाउ द इंस्पिरेशन is initiated by the contraction of the diaphragm which increase the volume of thoracic chamber in the anterior-posterior axis। अब इसका मतलब क्या है? देखो फिगर से हम देखते हैं, डायग्राम से। ये यहाँ पर हमको ये लेटरल व्यू दिया हुआ है हमारी चेस्ट का बेसिकली। तो यहाँ पर आपको देखना है ये एंटीरियर आगे की सरफेस है ये, और ये आपकी पीछे की सरफेस है। ठीक है, ये आपकी पीछे की सरफेस है और ये आपकी आगे की सरफेस हमारी बॉडी की, और ये पूरा चेस्ट कैविटी है जिसको हम थोरेसिक कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपको ओपनिंग ऊपर वाला दे रखा है ट्रैकिया वाला, या फिर आप लंग मान सकते हैं कि यहाँ से एयर एंटर कर रहा है। ठीक है, ये आपको जो एरो दिख रहा है ये एयर का है। अब ये इंस्पिरेशन दिया हुआ है, पहला डायग्राम जो दे रखा है वो इंस्पिरेशन का दे रखा है,
जो पहला डायग्राम है वो आपको इंस्पिरेशन का दे रखा है, ठीक है? इंस्पिरेशन में क्या होता है कि लंग्स का, अब इंस्पिरेशन में हमको क्या चाहिए, हम एयर को अंदर लेते हैं, तो वहाँ पर हमको जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एयर को अंदर ले सकें, ठीक है? तो ये जो जितने भी जो एसोसिएटेड यहाँ पर ऑर्गन्स है, डायफ्राम है और एक्सेसरी मसल्स हैं, जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, उनका पर्पज़ ये होता है कि हम थोरेसिक कैविटी का स्पेस बढ़ाएँ, ठीक है? वो कैसे एक्सपांड करेंगे? देखिए, ये आपको दे रखा है स्टर्नम। क्या है ये? ये है स्टर्नम, और यहाँ पर स्टर्नम में ये जो आपको डॉटेड से दिख रहे हैं, ये है आपका रिब्स, यहाँ पर जुड़ी हुई है स्टर्नम से, ठीक है? स्टर्नम से रिब्स जुड़ी हुई है। यहाँ पर देखो दे रखा है रिब्स, अब ये इधर की तरफ जो एरो लग रहा है, इसका मतलब ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ये इसको क्या कर रही है? एक्सपांड कर रही है, इधर की तरफ खींच रही है, ताकि अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाए, ठीक है? तो एंटीरियरली वॉल्यूम बढ़ गया। देन पोस्टीरियरली बात करें तो यहाँ पर हमारा होता है वर्टिब्रल कॉलम, ये आपको दे रखा है वर्टिब्रल कॉलम। अब ये जो मसल्स है यहाँ पर, इसे जो अटैच्ड है मसल्स, ये इसको इसकी तरफ एक्सपांड करती है, ठीक है? तो यहाँ पर पोस्टीरियरली भी हमारा वॉल्यूम बढ़ गया। अब नीचे की बात करें तो नीचे ये वाला जो होता है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये है आपका डायफ्राम। अब ये डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ जैसे आएगा तो ये थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, क्योंकि हमारा एम क्या है? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना। तो जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर आ सकती है, ठीक है? तो इंस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या हुआ कि जो एंटीरियर, जो ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, तो एंटीरियर पोस्टीरियर जो एक्सिस है हमारा, वो क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, दोनों के साइड में फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, ठीक है? सो यहाँ पर यही लिखा है, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो वॉल्यूम बढ़ा रहा है थोरेसिक कैविटी का, विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। Okay. Now the contraction of the external internal now the contraction of the external intercostal muscles lift up the ribs and the sternum, causing an increase in volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि ये जो एक्सटर्नल मसल्स है, इंटरकॉस्टल जो मसल्स और पोस्टीरियरली जो मसल्स है, ये इसका वॉल्यूम बढ़ा रहा है बाय द रेजिंग द स्टर्नम। ओके। नाउ द ओवरऑल increase in the thoracic volume causes similar increase in pulmonary volume। अब हमारा जो ये जो thoracic cavity है, अब इस thoracic cavity का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर आएगी, तो हमारा क्या बढ़ेगा? पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम का मतलब जितना एयर लंग के अंदर है, उस वॉल्यूम का पल्मोनरी वॉल्यूम बोलेंगे। तो थोरेसिक चैम्बर की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, तो पल्मोनरी वॉल्यूम तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। Now, an increase in pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which force the air from outside to which force the air from outside to move into the लंग, दैट इज द इंस्पिरेशन। सेम वही जैसा कि मैंने इसमें पहले बताया था कि जब ये स्पेस यहाँ का बढ़ जाएगा, थोड़ा सी कैविटी का स्पेस बढ़ जाएगा, तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होगा तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो एयर है वो अंदर आएगी, जिसको हम बोलेंगे इंस्पिरेशन, ठीक है? नाउ द रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, जो हमने अभी ये बात करी हमने इंस्पिरेशन की, अब बात करेंगे हम एक्सपिरेशन की। सो द रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू द नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। सेम यहाँ पर ऑपोजिट करना है कि ये जो एक्सटर्नल मसल्स हैं, हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, तो ये क्या काम करेगी? रिड्यूस होंगी, यानी कि अपने जो प्रीवियस लोकेशन थी वहाँ पर ये पहुँच जाएँगी। ठीक है? ये इस साइड में जो एरो का आपको डायरेक्शन दिख रहा है, वो अपनी प्रीवियस पोज़ीशन पे पहुँच जाएँगी। ये सेम डायाफ्राम भी रिलैक्स होकर के ऊपर की तरफ जाएगा, और पीछे की साइड से भी मसल्स अपनी रिलैक्स होकर के प्रीवियस पोज़ीशन में आएँगी। अब प्रीवियस पोज़ीशन में जब आएँगी तो जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम होगा। अब कम होगा, जो इसके अंदर एयर है वो क्या होगी? उस पर प्रेशर बढ़ेगा, और हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या करेगा? राइज़ करेगा, बढ़ जाएगा।
तब इंटर पल्मोनरी प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, तो कौन सी प्रोसेस एयर बाहर जाएगी, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सपीरेशन। ठीक है? तो एक्सपीरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गन्स है, जो मसल्स है, एसोसिएटेड मसल्स, वो अपने प्रीवियस पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है? So now the volume and the thereby the pulmonary valve. Okay. Now this lead to an increase intrapulmonary pressure जैसे मैंने बताया to slightly above the atmospheric pressure causing the expulsion of the air from the lung that is known as the expiration same जब intrapulmonary pressure बढ़ेगा और बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो एयर बाहर जाएगी ठीक है और उस प्रेशर को उस प्रोसेस को बोलेंगे हम एक्सपायरेशन ठीक है so we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. हमारे एब्डोमेन में ऐसी मसल्स हैं जिनकी हेल्प से हम फोर्सिबली अपने जो कैपेसिटी है कि कितना इंस्पायर करना है कितना एक्सपायर करना है उसको हम बढ़ा घटा सकते हैं उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं ये हमारी एबिलिटी है ठीक है with the help of extra force. So, on an average, a healthy human breathe about 12 to 16 times per minute. एक healthy adult के लिए ये आपको measurement दिया हुआ है कि 12 से 16 times वो 1 मिनट में breathe करता है ठीक है The volume of air involved in breathing movement can be estimated by using a spirometer which help in clinical assessment of pulmonary फंक्शन स्पायरोमीटर आपको याद रखना है कि कितना एयर हम एक्सपायर कर रहे हैं कितना हम इंस्पायर कर रहे हैं उसको मेजर करने के लिए जिस एपरेटस का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम स्पायरोमीटर ठीक है बाकी कुछ नहीं आपको ध्यान रखना है इसमें नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इससे आपके एमसीक्यूज बनते हैं इस स्लाइड से आपके एमसीक्यूज बनते हैं ठीक है आप नीट में भी देख सकते हैं और अपने स्कूल के एग्जाम में भी बोर्ड एग्जाम में भी आपको मिल सकते हैं ठीक है सो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड द कैपेसिटीज यानी कि जैसे हम इंस्पायर किया तो उस इंस्पायर में कितनी हमने एयर को अंदर लिया है उसको कैसे मेजर करते हैं या उसका क्या नाम है कितना हम एक्सपायर कर रहे हैं उसका क्या नाम है वो सभी यहाँ पर उसको डेफिनेशन के साथ दिया हुआ है ठीक है सो फर्स्ट वन इज द टाइडल वॉल्यूम इसको टीवी से हम डिनोट करते हैं सो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इज नोन एज द टाइडल वॉल्यूम और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 500 ml ठीक है पर मिनट ओके सो टाइडल वॉल्यूम का मतलब है एक नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हम कितना हम कह सकते हैं कि कितना हम एक नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हैं और कितना इंस्पायर कर रहे हैं पर मिनट नहीं दे रखा है ये पर ब्रीथ दे रखा है ठीक है पर ब्रीथ ओके सो हाँ, पर ब्रीथ तो इसका वैल्यू दे रखा है टाइडल वॉल्यूम का आपको 500 ml यानी कि हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 टू 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट ये जो आपको दे रखा है 6000 और 8000 वाला ये आपको पर ब्रीथ आपको 500 होता इसमें आप 16 से या 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली यही वैल्यू निकल के आएगी ठीक है ये आपको पर मिनट दे रखा है और ऊपर वाला पर ब्रीथ दे रखा है ठीक द सेकेंड वन इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन अभी हमने नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम देख लिया उसके बाद हम फोर्स लगा करके कितने एयर को अंदर ले सकते हैं उसको बोलेंगे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक तो हमने नॉर्मल इंस्पायर कर लिया है अंदर 500 ml ले लिया है उसके बाद और फोर्स लगा करके हम कितनी एयर को अंदर ले सकते हैं उसको बोलेंगे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 25 ml से लेकर के 2500 ml से लेकर के 3000 ml तक की ऑन एन एवरेज ओके नाउ थर्ड वन इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सेम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की तरह है इसमें क्या होता है कि आपने नॉर्मल एक्सपायर किया उसके बाद आप फोर्स लगा करके कितना और ज्यादा एयर को बाहर निकाल सकते हैं एक्सपिरेशन के थ्रू उसको बोलेंगे हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1000 से लेकर के 1000 से लेकर के 1100 ml तक की ठीक है नाउ नेक्स्ट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम इसको आरवी से डिनोट करेंगे इसका मतलब होता है द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन
जब हमने एक्सपायर कर दिया, जो पीछे स्लाइड में हमने पढ़ा था कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने फोर्सिबली एडिशनली वॉल्यूम ऑफ एयर हमने फोर्स लगा करके एयर को एक्सपायर कर दिया, उसके बाद हमारे लंग्स में कितनी एयर बची उसको बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml। ठीक है। So by adding up a few respiratory volume described above, one can derive various pulmonary capacity। अब आपको नीचे दिया गया है पल्मोनरी कैपेसिटीज के बारे में। अभी हमने वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे कैपेसिटीज के बारे में। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सिमिलर आपको लगेंगे, पर आपको ध्यान रखना है कि कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स बोथ आर डिफरेंट। ओके। सो फर्स्ट वन आपको दे रखा है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, इसको आईसी से डिनोट करेंगे। इसका मतलब है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। आपने फोर्स नॉर्मल एक्सपायर कर दिया है, जो कि हमारा टाइडल वॉल्यूम था, नॉर्मल एक्सपायर कर दिया, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर, उसके बाद हम कितने एयर को अंदर ले सकते हैं। एक तो हमारा था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायर तो कर दिया हमने। अब एक तो टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल हमने इंस्पायर किया, उसके बाद हम फोर्सिबली फोर्स लगा करके जो इंस्पायर कर रहे हैं, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, इसमें क्या होगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज में दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सेम एक्सपीडिटरी कैपेसिटीज में क्या होगा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। आपने नॉर्मल इंस्पायर किया, उसके बाद अब नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद आप कितना एक्सपायर कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारा था उसमें फोर्सिबली फोर्स लगा करके जो एक्सपायर कर रहे थे, जिसको हम बोल रहे थे एक्सपीडेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक हमारा टाइडल वॉल्यूम जो चल ही रहा है साथ में, तो ये दोनों को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ओके। नाउ द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी से आपको पता चल रहा होगा कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब नॉर्मल आपने एक्सपायर कर दिया, उसके बाद लंग में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बचा है उसको बोलेंगे हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ओके, इसमें कौन कौन किस किस को ऐड करेंगे, एक तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करेंगे, और एक हम आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, दोनों को प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है। नाउ द वाइटल कैपेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है वाइटल कैपेसिटी। सो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपीरेशन, मतलब फोर्स लगा करके आपने एयर को बाहर निकाल दिया है, एक्सपायर कर दिया, उसके बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आप कितना अंदर ले सकते हो उसको हम बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। अब इसमें किस किस को ऐड करना है, एक तो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करना है, टाइडल वॉल्यूम को ऐड करना है, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसमें हमको तीनों को ऐड कर देना है, और वो हमारा बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा वाइटल कैपेसिटी। ओके। सबसे ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना। सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर a person can breathe out after a forced expiration इंस्पिरेशन। ठीक है, दोनों में सेम साइड में जाएगा वो। ठीक है। नाउ द टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of the forced इंस्पिरेशन, यानी कि फोर्स्ड इंस्पायर करने के बाद जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है विच accommodated in the lung is called the टोटल लंग कैपेसिटी। यानी कि इसमें क्या करना है आपको, लंग की टोटल कैपेसिटी कितनी, जितनी भी हमने वॉल्यूम्स पढ़े हैं उन सबको आपको प्लस कर देना है। रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़ा है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा है हमने, टाइडल वॉल्यूम पढ़ा है हमने हमने पढ़ा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सबको हमको ऐड कर देना है, वो बन जाएगा आपका टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब लंग टोटल कितना एक्सपायर इंस्पायर कर सकता है वो सब आएगा टोटल लंग कैपेसिटी में। या फिर दूसरा भी कंफ्यूज नहीं होना है, वाइटल कैपेसिटी जो आपको ऊपर दे रखा है और इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर देना है, वो आपका बन जाएगा टी टोटल लंग कैपेसिटी। ओके। नाउ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि गैसेस कैसे एक्सचेंज करते हैं। सो द एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। गैस का एक्सचेंज दो जगह पे होता है, एक तो एल्वियोलर साइट पे होता है, एक टिश्यू लेवल पे होता है, यानी कि जहाँ पे टिश्यू, जहाँ पर हमको ऑक्सीजन पहुंचाना है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से लाना है, उस लेवल पे या उस साइट पे होता है। ठीक है।
सो यहाँ पर एल्वेलाई की बात कर रहा है, तो एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस also occur between the blood and the tissues. So exchange of gases also occur between the blood and the tissue, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। सो O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion, mainly based on the pressure and concentration gradient। अब देखो इसमें क्या होता है कि O2 और CO2 का किस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। वो प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन, आपको पता ही होगा डिफ्यूजन क्या होता है कि आपको दो जगह उनको सेपरेट किया गया है, दो स्पेस है आपको। यहाँ पर O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर O2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो यहाँ पर क्या होगा कि O2 इस साइड से इस साइड में चला जाएगा। ठीक है? और अगर मान के चलो यहाँ पर CO2 की कॉन्सन्ट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर CO2 की कॉन्सन्ट्रेशन कम है, तो यहाँ से CO2 इधर आ जाएगा। मतलब कि कॉन्सन्ट्रेशन को सेम करने के लिए गैसेज़ एक दूसरी साइड में जाएँगे। ठीक है? उसको हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूज़न। मेम्ब्रेन के थ्रू ये डिफ्यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ पर एल्वेओलर साइड पर एल्वेओलर मेम्ब्रेन होगी, उसके थ्रू जाकर के ये डिफ्यूज़न की प्रोसेस होगी। ये जो लाइन है इसका मतलब है यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है। ठीक है? और ये कब होंगे, प्रेशर ग्रेडिएंट। प्रेशर ग्रेडिएंट का मतलब है कि प्रेशर डिफरेंस, कि यहाँ का O2 का प्रेशर और यहाँ का O2 का प्रेशर दोनों में डिफरेंस है। तो जिधर ज़्यादा प्रेशर होगा उस साइड से, जिधर कम प्रेशर है उस साइड में गैस का ट्रांसफर हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी उसमें पढ़ा था इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, प्रेशर ग्रेडिएंट। ठीक है? So solubility of the gases as well as the thickness of the membrane involved in diffusion are also some important factor that can affect the rate of the diffusion। अब यहाँ पर है कि कोई गैस कितना डिफ्यूज होगी और कितना जल्दी डिफ्यूज होगी, किस रेट से डिफ्यूज होगी, ये किस पर डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, कि किस गैस की कितनी सॉल्युबिलिटी है उस सॉल्वेंट में। ठीक है। दूसरा थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ये जो बीच में मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस की, अब ज्यादा थिकनेस होगी तो डिफ्यूजन की प्रोसेस स्लो होगी। ठीक है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करेगा जिन पर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। नाउ द प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय एन इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। अब फॉर एग्जांपल दो आपको स्पेस दे रखे हैं यहाँ पर, और दो स्पेस में यहाँ पर O2 का जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर सपोज यहाँ पर 78 mm ऑफ Hg है। ठीक है, टोटल जो गैस है यहाँ पर। अब इसमें O2 का अगर हम इंडिविजुअल प्रेशर निकालें, अगर वो 28 है, तो 28 जो है वो क्या होगा O2 का, यहाँ पर इसको बोलेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 28। ठीक है। यहाँ पर हम जो टोटल प्रेशर है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इंडिविजुअल गैस का कितना प्रेशर है। जब हम इंडिविजुअल गैस के प्रेशर की बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। ओके। नाउ अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, O2 की बात करें तो हम O2 की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम P लिखेंगे, यहाँ पर O लिखेंगे और यहाँ पर ये, तो इसको पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है। CO2 की बात करें तो PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है। यहाँ पर सेम यही दे रखा है। ना अब यहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स वैल्यूज दे रखी हैं कि एटमॉस्फेयर में O2 का कितना प्रेशर है, वो 159 है। CO2 का कितना है, 0.03। एल्विलाई की बात करें तो एल्विलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है, 104 mm ऑफ Hg। देन CO2 का इसमें कम होगा। एल्विलाई में CO2 का कहाँ पर ज़्यादा होगा, वो टिश्यू लेवल पे ज़्यादा होगा। यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि टिश्यू में मिलेगा, वहाँ पर CO2 का ज़्यादा मिलेगा, O2 का वहाँ पर कम मिलेगा। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड में O2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा मिलेगा और CO2 का कम मिलेगा। और टिश्यू में किसका मिलेगा ज़्यादा, CO2 का कंपैरेटिवली O2। ठीक है। Now the data given in the table clearly indicate the concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue. Similarly, a gradient is present for CO2 in the opposite direction, that is from the tissue to blood and blood to, कुछ नहीं है, वही सिंपल ऊपर वाला दे रखा है आपको। As the solubility of the CO2 is 20 to 25 times। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो CO2 की solubility है वो 20 to 25 times more than O2। अगर हम solubility की बात करें ब्लड में, तो CO2 जल्दी soluble हो जाता है या उसकी solubility बहुत ज़्यादा है। कितना यहाँ पर आपको दे रखा है, 20 to 25 times more higher than that of the O2। Then amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference है, partial pressure is much higher than compared of the O2। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो CO2 की जल्दी होगी कंपैरेटिवली O2।
अब यहाँ पर एक आपको डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें देखना है आपको कैसे इसको समझना है। नाउ ये जो आपको डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में हम पढ़ेंगे क्या-क्या देखेंगे इसमें कि गैसेस का कैसे किस रूट के थ्रू कहाँ-कहाँ तक जाती है, कहाँ पर एक्सचेंज होता है उनका, वो सब हम इस डायग्राम में देखेंगे। ठीक है? सो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है कि एल्वियोलस, यानी कि ये एक एल्वियोलाई को हम एल्वियोलस बोलेंगे, और एल्वियोलाई जो वर्ड है वो प्लूरल वर्ड है। ठीक है? सिंगल पार्ट को हम एल्वियोलस बोलेंगे। ठीक है? तो ये आपको, ये जो आपको मटके की तरह दिख रहा है, ये आपका एक एल्वियोलस है। ठीक है? यहाँ पर जब इंस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन की एयर हमने अंदर लिया उसको, और जो एल्वियोलस के अंदर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू 104 एंड CO2 के लिए ये 40 है। तो यहाँ पर क्या होगा, एल्वियोलाई में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी कंपैरेटिवली O2, O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब यहाँ से ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू टिश्यू में, ब्लड में डिफ्यूज़ होकर के ये जा रहा है सर्कुलेशन में, ठीक है? जो कि पल्मोनरी वेन के थ्रू जा रहा है, कहाँ पर? ये जा रहा है यहाँ पर, ये हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में, ये आपका लेफ्ट चैम्बर है, और यहाँ से ये जाता है लेफ्ट एट्रियम में। सॉरी, ये जाता है यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से जाता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये आपका वेंट्रिकल है, ये आपका एट्रियम है, तो यहाँ से जाता है फिर ये वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से होता हुआ ये यहाँ से जाता है पूरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू, ये आपका एरोटा है, और एरोटा के थ्रू ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा, और यहाँ पर ये टिश्यू जिस बॉडी में, ये आपको ये पूरा बॉडी पार्ट दिया हुआ है, ये सारा बॉडी सपोज किया है, बॉडी टिश्यूज, तो यहाँ पर ये बॉडी के टिश्यू है, यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और O2 की कम है। तो ये जो ऑक्सीजनेट, ये आपको रेड कलर का जो दिख रहा है, ये आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए ये रेड है। तो यहाँ पर O2 ज़्यादा है, तो ये टिश्यू को O2 पहुँची, और यहाँ से ब्लड ने ले लिया CO2 टिश्यू लेवल पे, और ये CO2 लेकर के ये ब्लूइश हो गया। जहाँ पर CO2 ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पर आपको ब्लूइश मिलेगा, डिस्कलरेशन। ये सिस्टेमिक वेन्स, और कौन सी वेन है, यहाँ पर वेना केवा के थ्रू ये यहाँ पर एंटर कर गया, ये एंटर कर गया राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाएगा लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन मतलब यहाँ पर, क्योंकि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाएगा लंग्स में, और लंग्स में क्या होगा, यहाँ पर फिर से ये O2 चला जाएगा एल्वियोलाई में, और CO2 चला जाएगा एल्वियोलाई में, और O2 आ जाएगा फिर इस ब्लड में, ब्लड के सर्कुलेशन में, और ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर से ये सेम सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा ये फ्लो। ठीक है? तो ऐसे जाकर के ये CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है? समझ में आया? देन नेक्स्ट आपको दे रखा है कुछ, अब हम थोड़ा और फाइन लेवल पे इसको देखेंगे कि अभी हमने पूरा ओवरऑल देखा है कि कैसे हो रहा है, बट अब हम देखेंगे थोड़े फाइन लेवल पे, थोड़ा और माइन्यूट जा करके। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द थ्री मेजर लेयर्स, नेमली द थिन इक्वेम नेमली द थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। अब यहाँ पर आपको देखो क्या देखना है, अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन जो हो रहा है एल्वियुलर साइड पर, वो कैसे हो रहा है, और कौन-कौन सी उसमें लेयर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस में। अब मान के चलो ये आपका एल्वियोलाई है, ठीक है? ये हमने एल्वियोलस मान लिया है। अब यहाँ पर कोई ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स जा रही है, ठीक है? ये वाली आप मान लो, अब ये कोई ब्लड वेसल्स है जो कि हमने पिछले में देखा था। अब यहाँ पर O2 की कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा है एल्वियोलस में, और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है? ये आपको भी पता है। अब क्या होगा कि ये जो ब्लड आ रहा है इधर से, तो ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है? और ये आपका फिर यहाँ पर जो हो रहा है, पिछले फिगर में डायग्राम में आपने देखा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इधर आ गया था, CO2 निकल गया था। अब ये जो मेम्ब्रेन है जो एल्वियोलस की, तो इस मेम्ब्रेन को बोलेंगे हम एल्वियोलस मेम्ब्रेन, ठीक है? एल्वियोलस मेम्ब्रेन, और ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है? ये एपिथेलियल लेयर्स होती है, जो आपकी एल्वियोलस लेयर है वो एपिथेलियल लेयर है, ठीक है? ये फर्स्ट, ये थिन होती है, बहुत पतली होती है, और जो हमारी कैपिलरीज है उसकी भी जो वॉल होगी, तो उसकी जो वॉल है उसको बोलेंगे हम एंडोथेलियम। क्या बोलेंगे, वो किसकी बनी होगी, वो कौन सी सेल्स की? एंडोथेलियल सेल्स की बनी होगी। तो जो एंडोथेलियल सेल्स कहाँ पर मिलेंगी? ये मिलेगी आपकी कैपिलरी जो है उसकी वॉल में, यहाँ पर एंडोथेलियम। ये आपकी होगी
ये आपकी होगी एल्वेलस मेम्ब्रेन और ये आपकी होगी वेन या वेसल्स। तो यहाँ ये बनेगी एंडोथेलियम की, ये बनेगा एपिथेलियम और बीच में जो स्पेस होगा इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसमें अब इसमें क्या होता है कि ये किसका बना होता है, ये बेसमेंट सब्सटेंस होता है इसमें, ठीक है? ये सिर्फ़ इसमें एक मीडियम प्रोवाइड करता है, दोनों को सेपरेट रखता है। यू नो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द बेसमेंट? कि दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ये, ठीक है? सो बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंड द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स जो कि कैपिलरीज़ की हैं। इन बिटवीन देम सो हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन मिलीमीटर। अब हमको लग रहा है कि कितना मोटा होगा ये मेम्ब्रेन का पूरा, जो आपको तीनों मेम्ब्रेन का लेयर का तीनों दिखाया गया है, तीनों लेयर का दिखाया गया है। बट इसमें क्या है कि ये बहुत ही लेस देन मिलीमीटर होता है, तो लिखा है ना लेस देन मिलीमीटर। Therefore all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissues एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वेलाई। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो फैक्टर्स हैं जो कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के टाइम पर वहां पर होते हैं, जो कि हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे, तो वो सब सारे रोल प्ले करते हैं फॉर डिफ्यूजन। ओके, सो नेक्स्ट इज दी ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस को हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा हो, तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।